अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। एपिसोड इसलिए लेट हो गई है क्योंकि 14 अगस्त पहले आया नहीं है और पाँ-पाँ शुरू हो गई है और अभी तक 16 अगस्त, 15 अगस्त इन्होंने सबको आज़ाद करवाया है पाकिस्तान के साथ-साथ। तो मेरा रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग भी करनी थी, राइटर साहिबा की तरफ से प्रेशर था और अब भी वही पाँ-पाँ शुरू है। तो आप भी मेरे साथ एडजस्ट करें और अगर किसी को पाँ-पाँ ज़्यादा तंग करे तो म्यूट करके सिर्फ पढ़ लें, मेरी आवाज़ सुनने के बजाय। तो चलिए शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज में एक और सुबह हो चुकी थी। फदा के सर में आज शदीद दर्द था। उसने रूखा सूखा टोस्ट और जूस लिया ताकि वो कुछ खाकर टैब ले ले। वो क्लासेस मिस नहीं करना चाहती थी। अचानक जेके धड़ाम से किचन के अंदर आई, हाथ में मोबाइल, नजरें स्क्रीन पर, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। फदक उसे देखकर घबरा गई। एवरीथिंग फाइन जेके? नॉट फाइन। फी फदक। फदक ने उसकी तस्दीक की। वट एवर। जेके ने मोबाइल की स्क्रीन उसकी तरफ की। तुमने देखा? फदक ने सर दर्द के बायस आंखें छोटी की और स्क्रीन को देखा और गर्दन दाएं बाएं हिला दी। तो देखो। जेके ने मोबाइल उसके हाथ में थमा दी। पदक को न जाने क्यों उस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पदक की नजरें मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी। वहां पर कोई स्ट्राइक निकली हुई थी। नीचे ईरान लिखा आ रहा था। औरतें अपने हिजाब जला रही थी। पदक ने फिर वीडियो स्क्रॉल की। कुछ औरतें अपने बाल काट रही थी। हिजाबों को हाथ में घुमाया जा रहा था, कूड़ेदानों में फेंका जा रहा था। पदक का दिमाग सुन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ दिखाई दे रहा था हिजाब की बेहुरमती, वो भी मुस्लिम मुल्क ईरान में। जैसे एक परेशानी से उसका सर दर्द पैदा हुआ था, उसी तरह दूसरी झटके से सर दर्द गायब भी हो गया था। फदक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे बुरा लगा था, बहुत बुरा। हिजाब का जलाना। फदक ने गैर दिमागी से जेके को मोबाइल वापस किया। जेके क्या बोल रही थी उसे समझ नहीं आया। सिर्फ एक लफ्ज जेके का उसके दिमाग से टकराया। तुम भी उतार के फेंक दो हिजाब। फदक को तो जैसे फांसी लग गई हो, गला बैठ गया। बमुश्किल सिर्फ इतना कहा, क्यों? इससे पहले कि जेके कोई जवाब देती, ऐथी फदक के पास पहुंच आई और फदक से भी कई ज्यादा परेशान हाल थी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? फदक ने दोनों के चेहरे देखे। ऐथी ने आते ही सबसे पहले जेके को जाने का कहा, फिर आराम से फदक को बिठाया जो किसी सदमे के आलम में खड़ी थी। फदक ने खाली नजरों से ऐथी को देखा। लेकिन हुआ क्या है? ऐथी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैं बताती हूँ। ईरान में मोर्टेलिटी पुलिस ने एक 22 साल महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि कर्दिस्तान से तेहरान आ रहे थे। क्यों? फदक ने हैरत से पूछा। क्योंकि उसने सही से हिजाब नहीं पहना था, उसके कुछ बाल दिख रहे थे। ऐथी ने मतवजन लहजे में कहा। क्या? फदक की आंखें हैरत से फैल गईं। हम्म, क्योंकि ईरान में मोर्टेलिटी पुलिस सिर्फ इसलिए तैनात की जाती है कि वहाँ की औरतों को गलत लिबास और हिजाब के बगैर ना देखा जाए। मासा अमीनी को भी इसलिए गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल ले गए, उन पर तशद्दुद किया, फिर एम्बुलेंस बुलवाया और उन्हें यह कहकर हॉस्पिटल भेजा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। फदक की हैरत में मजीद इजाफा हुआ। लेकिन रिपोर्टर्स और तहकीक करने के बाद और फिर उसकी तस्वीर भी लीक होगी तो पता चला कि उन्हें मारा गया है और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई है और बहुत सी ईरानी खवातीन ने इस तशद्दुद की कंप्लेंट की थी, तो इसलिए सब हिजाब के साथ ये सब कर रही हैं। ऐर्थी एक लंबी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई। फदक ने ऐर्थी से नजरें चुरा ली। नाश्ता खाया ना गया, सर दर्द भी नहीं था, वहां पर सिर्फ एक चीज थी, खामोशी। ऐर्थी उठ खड़ी हुई और सिर्फ इतना कहा कि तुम आज क्लास लेने ना हो, आराम करो। ऐथे रूम से बाहर चली गई क्योंकि उसे पता था फदक को अकेला छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि वो मुश्किल तरीन फेज में है, अपने मजहब का फेज, जिससे किसी की जान चली गई। जालिम तो लोग और उसके असूल होते हैं और मजहब उनका हथियार होता है। मजहब का गलत इस्तेमाल करने का जुर्म क्या है, ये हम में से किसी को पता है? ऐसी कब की चली गई? फदक जहाँ थी वहीं रही। वहाँ चल रहा था तो सिर्फ उसका दिमाग, उसको जवाब देने थे। वो परेशान हाल इस बॉक्स की तरफ बढ़ी जो जिया ने उसे दिया था, जिसमें खूबसूरत रंग बिरंगी चिट्स पड़ी थी। उनमें से एक चिट फदक ने निकाली, बिस्मिल्लाह करके पढ़ी। सो क्या तुमने ये ख्याल कर लिया था कि हमने तुम्हें बेकार व बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? वो आयत पढ़कर एकदम छल सी बैठ गई। किस मकसद के लिए तो मोहम्मद फदक भी इस दुनिया में आई थी? प्रोफेसर एल्बर्ट अपनी क्लास में मसरूफ थे। यहीं क्लास में फदक ने अंदर आने की परमिशन मांगी। सारी क्लास की नजरें आज फदक पर थी। बहुत सौ का ख्याल टूटा जो ये सोच के बैठे थे कि कई मुसलमान औरतों की तरह फदक भी हिजाब को फाइल लगा चुकी होगी, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल चुकी होगी। किसी की जान के ऊपर वो हिजाब को तरजीह नहीं देगी। क्लास से फारिग होकर सबसे पहले अपनी क्लासमेट की एहतजाजन वीडियो मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद फदक जैसे आती थी वैसे आए, आराम से जहाँ जगह मिली बैठ गई। एर्थी ने उसे अफसोस से देखा। उसे आज नहीं आना चाहिए था।
प्रोफेसर अल्बर्ट ने अपने कुछ टॉपिक कल के लिए छोड़ते हुए कुछ कहने लगा। एर्थी जानती थी वो क्या कहने वाला है, फदक जानती थी वो क्या कहने वाला है, पूरी क्लास जानती थी वो क्या कहने वाला है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि फदक क्या कहने वाली है। प्रोफेसर अल्बर्ट ने ईरान में होने वाले वाक़ये में सबकी राय पूछी। किसी ने ईरान हुकूमत को जाहिल, उनके रूल ज़ालिम है और उन्हें स्टोन एज कहा। सबकी भरपूर गालियों के बाद प्रोफेसर अल्बर्ट ने ईरान की शान में कसीदे पढ़े और उन्हें जैसे मौका मिल गया कहने का, इस्लाम सिर्फ मर्दों का मज़हब है, यहाँ मैंने औरत के लिए कोई राइट्स नहीं देखे। फदक ने कुछ कहने के लिए हाथ खड़ा किया। प्रोफेसर अल्बर्ट के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट धर आई। पीछे बैठे हमजा ने जैसे मन ही मत में उसे घुसने से रोकना चाहा। स्टॉप फदक, इस नस में ना पड़ो। पूरी गुफ्तगू के दौरान जैक नैन्सी की निगाहें एक मिनट के लिए भी फदक से नहीं हटी। उसे इस तरह से देखकर उसको अजीब तरह का मजा आ रहा था। यस मिस फदक, कहीं जो कहना है, प्रोफेसर अल्बर्ट ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने नहीं आई, ना ही किसी को बुरा भला कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ प्रोफेसर अल्बर्ट की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा है कि इस्लाम सिर्फ मर्दों का मज़हब है। तो प्लीज़ आप लोग गूगल पर जाएं और जो मैं सर्च करने को कहूँ वो प्लीज़ सर्च करें। पहले तो सबने फदक को अजीब नज़रों से देखा, फिर प्रोफेसर अल्बर्ट समेत सबने लैपटॉप, किसी ने मोबाइल के कीबोर्ड संभाल लिया। तो प्लीज़ टाइप करें, हु इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का बेहतरीन इंसान कौन है। सबने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई, सवाए जैक नैन्सी के, क्योंकि उसे पता था जवाब क्या आएगा। तो फिर क्या जवाब आया? फदक ने सबकी तरफ नजरें दौड़ाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबने एक साथ कहा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे बैठे हमजा ने फख्र से कहा। मिस्टर जैक नैन्सी, ये गूगल किसकी इजाद है? न जाने क्यों फदक ने जैक से ही सवाल किया। जैक ने उसे तेज नजरों से देखा और उससे नजरें हटाए बगैर कहा, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन। क्या ये दोनों मुस्लिम थे? फदक की भी नजरें जैक से नहीं हटी। नो, दोनों अमरीकी थे। जैक उसका हर सवाल समझ गया। मुझे इससे बड़ा जवाब नहीं देना। जब एक गैर मुस्लिम मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर को दुनिया का अच्छा इंसान कह रहा है, तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान किसी औरत को उसके राइट कैसे नहीं देगा? अगर आप लोगों को उन दोनों पर कोई शक है या फिर मेजोरिटी की राय से इत्तेफाक नहीं, गूगल में तो वो सारे फिलोसोफर, प्रोफेसर, इंजीनियर जो भी क्रिएटर थे उस सॉफ्टवेयर की, उन सब की बात को रद्द कर दें या ये बात मान लें कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान इस तरह के कवानीन नहीं बना सकता, जो कि ईरान पुलिस ने वहां से अमीनी के साथ किया। पता की बात पर ताली बजनी चाहिए थी, लेकिन बजाई किसी ने नहीं। पर ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, वहां पर जितने भी कानून दर्ज हैं वो मुसलमानों के ही हैं। तुम खुद को देख लो, तुम खुद अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकती। ये क्या औरतों पर जुल्म नहीं है? प्रोफेसर अल्बर्ट को आराम नहीं आया। प्रोफेसर, कितने ज्यादा मुसलमान मुल्क हैं जहां पर औरतें पर्दा नहीं करती। इवन कि आप पाकिस्तान में ही आकर देख लें, बहुत सी लड़कियां बेपर्दा हैं, जींस में घूमते हैं, नाजेबा लिबास भी पहनते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी ये मैं नहीं कह सकती कि हमारे इस्लाम ने इस बात की इजाज़त दी है। हमारे इस्लाम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। जो मानता है उसके लिए हमारे अल्लाह उसका बदला देगा, और जो नहीं मानता अल्लाह उस चीज़ का भी बदला देगा। औरत का पर्दा करना ना करना, हिजाब करना ना करना, इस चीज़ का हिसाब दूसरों से नहीं लिया जाएगा, खुद उससे लिया जाएगा जो उसके अपने ओनर हैं, जैसे कि वालिद, उसका भाई, उसका शोहर, उनसे पूछा जाएगा। हमारे मजहब ने और किसी ना महरम को और किसी दूसरे को अख्तियार नहीं दिया कि वो जाकर औरत पर हुकूमत करे और अपने महरमों के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करने से भी मना किया है। फदक की जबान एक सेकंड के लिए भी नहीं लड़खड़ाई। मतलब थोड़ी सी सख्ती तो है, प्रोफेसर अल्बर्ट ने तंज किया। यस सर, सख्ती तो है। जैसे आपका बच्चा स्कूल ना जाए, आप उसे मार के भेजते हैं। आपके बच्चे देर घर आए, आप उन्हें डांटते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। सेम हमारा हाल है। प्रोफेसर का एक रंग गया और दूसरा आ गया। हमने बहुत देखा है, मुसलमान लोग बहुत जुल्म करते हैं औरतों पर। फिर उससे क्या मतलब निकाले? वहां पर बैठे एक स्टूडेंट ने कहा, अगर कहीं पर जुल्म देखें और उसका टाइटल मुस्लिम आ रहा हो, तो उस जुल्म को देखने के बाद आजकल सोशल मीडिया, गूगल है, सब कुछ, सच चीज़ें आ जाती हैं। हमारे राह हिदायत, हमारा कुरान पाक है, हदीस शरीफ है, आप जाकर उसके अबाउट सर्च कर लिया करें। फिर इंशाल्लाह आपको मुसलमान गलत नज़र आएंगे, इस्लाम नहीं। वो अंग्रेज था, उसने आगे से बहस नहीं की, उसने सिर्फ आई ट्राई कहा। अब के हमजा खड़ा हो गया। हमारे पैगंबर के आने के पहले लड़कियां दफन की जाती थी। ये अब कहानी बहुत आम है, आप लोगों ने सुनी होगी। फिर वो जैसे आई, उन्होंने औरत को हुकूक दिए, औरतों को ऐसे मारा नहीं जाता था। यहाँ तक कि ऊंट पर बैठी औरतों के बारे में भी वो ऊंट चराने वाले से कहा करते थे कि आहिस्ता चलो, बड़ी नाजुक हैं, कहीं टूट ही ना जाएं। तो जो हमें औरतों का ख्याल रखना इस तरह सिखा के गए हैं कि ऊंट वाले को भी हिदायत दी गई है, तो वो कैसे इस तरह के जुल्म की इजाजत दे सकते हैं, जो कि मासा अमीनी के साथ किया गया है। आपके आलिया, खुर्रम और बाकी क्लास में मौजूद मुसलमान खड़े हो गए। हम इस वाक़ये की मुकम्मल मज़ाहमत करते हैं। बहुत मोहब्बत है हमें अपने इस्लाम से, और हम इनसे सख्त गुस्सा हैं और इज़हार नफ़रत भी करते हैं, जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर अपने सख्त कवानीन को इस्लामी कवानीन बताकर पेश करते हैं। वो जैसे खामोश हुए, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। तभी
और तुम्हारा बुर्का? जैक ने सन्नाटा तोड़ा। इट्स माई अल्लाह चॉइस एंड आई लव अल्लाह, फदक ने फखर से कहा। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी और प्रोफेसर एल्बर्ट कुछ कहे बिना क्लास से चले गए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। इसके अबाउट कमेंट जरूर कीजिएगा। अलियार न जाने की सोच में पड़ा था। मौसम खिजां की हवा उसे छू के गुजर रही थी। वो अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले दरख्त की ऊंचाई को ताड़ रहा था। दरख्त के कुछ ही पत्तों पर सब्जा बाकी था, बाकी हर एक पत्ता जर्द हो चुका था, फदक के दिल की तरह, अलियार के दिल की तरह। फिर एक पत्ते की उम्र तमाम हुए और उसकी लाश अलियार की जैकेट की जेब में आ गिरी। कैम्ब्रिज का हरा भरा शहर था, ये हमेशा खूबसूरत ही रहा है। मोहम्मद फदक भी उन्हीं खूबसूरत शहर की गलियों के नज़ारे देख रही थी। गाउन के ऊपर उसने लंबा सा कोट पहना हुआ था। ठंडी हवा उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। उसकी नज़र भी अचानक सामने खड़े दरख्त पर उठी। दरख्त देखते ही देखते जर्द हो गया। माहौल की सर्दी गर्मी में बदल गई। हर चीज़ रूखी सूखी हो गई। हरा भरा शहर जर्द हो गया। ये कैम्ब्रिज का शहर नहीं था, ये मोहम्मद फदक की यादों का शहर था, जो कभी हसीन होती थी तो कभी तल्ख। अलियार की नज़र को ताक्कुब जेब की तरफ हुआ। उसने जेब से पत्ता निकाला। पत्ते को हाथ में लेकर उसकी नज़र दरख्त की तरफ उठी। वो वहीं तो चुप छुप के बैठी थी। निकल आओ फदक, कब तक पीछे छुपी रहोगी? अलियार दरख्त की दूसरी तरफ टेक लगाए बैठा था। खुद ही कहा छुप के बैठो, अब बुला रहे हो? वो दूसरी तरफ किसी हरकत में मसरूफ थी। अरे दूसरों से कहा था, खुद से तो नहीं। कहाँ था कहा था? तुम तो बिल्कुल ही छुप गई हो यार। कोई नहीं है, चले गए हैं सब बाहर, निकलो दरख्त से। वो पतली सी टहनी जमीन पे बार बार मार रहा था। ओहो! उसका इनकार सुनने पर अलियार ने टहनी को पीछे की तरफ किया, जो सीधा उसके सर पे जा लगी। वो हल्के से गुस्से से दरख्त से बाहर निकली। इतनी नरम भी नहीं है टहनी जिससे तुम मार रहे थे मुझे। अगर तुम 5 मिनट और ना निकलती तो सीधा डंडा आता तुम्हारे सर पर। ए एवें गप है, डंडा आता, वो मुंह बनाकर बोली। अच्छा क्या छुपा रही हो, क्या कर रही थी, दिखाओ। क्यों क्यों दिखाऊं? मूड नहीं है दिखाने का। अलियार ने फिर टहनी उसके सर पर दे मारी। आउच, लग रही है मुझे। उसने हथेली से अपना सर मसला। आई बड़ी कपास की गुड़िया, दिखाओ हाथ में क्या है। पदक ने एक हरा भरा पत्ता उसकी हथेली पे रखा। अलियार उसे देख के हंसने लगा। हंसे क्यों? तुमने अलियार फदक एक साथ क्यों लिखा है? ना बीच में कोई प्लस का निशान, ना कोई इक्वल टू लव का निशान। वो लोग ऐसे नाम लिखते हैं ना, अपना नाम फिर प्लस लगाते हैं, फिर महबूब का नाम फिर इक्वल करते हैं और आगे आई लव यू लव लिखते हैं। पर ये क्या तुमने चिपका दिया नामों को? प्लस की इतनी हिम्मत कि वो मेरे और तुम्हारे नाम के बीच में आए और अपने नामों में से निकाल कर मुझे मोहब्बत नहीं लिखनी, हमारे नामों के अंदर ही मोहब्बत है। वो किसी पुरानी हीरोइन की तरह झूम के बोली। अरे वाह वाह, तेरी मोहब्बत। यहाँ पर एक काम गलत किया है अलियार फदक। नहीं तो फिर? अलियार हमेशा उसके काम में कीड़े मकोड़े निकालता था। जनाने, जब हमारी शादी हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी मुझसे, तो तुम बन जाओगी मोहम्मद फदक से फदक अलियार खान। तो ये देखो पीछे हम लिखते हैं फदक, बगैर किसी प्लस के, बगैर किसी इक्वल के निशान के। ओके। फदक ने मजे से सर हिलाया। एक तेज हवा का झोंका अलियार को वहीं ले आया जहां वो पहले था। उसने आंखें बंद की तो कहीं बहारें उसके दिल को मिलाई, लेकिन आंखें खोलने के बाद एक सूखा दरख्त जो अपने आंसू टपका रहा था, उस सूखे दरख्त का एक आंसू उसके हाथ में था, वो जर्द पत्ता। वहीं दूसरी तरफ फदक ने भी आंखें खोल दी। सब कुछ हरा भरा था। ठंडी हवाएं थी जो ना जाने कुछ लम्हे के लिए क्यों उसे गर्म महसूस हुई। वो जायरी मौसम से दिल के मौसम में चली गई, जो बहुत उदास था, जो जर्द बन चुका था, किसी खिजां की तरह। किसी रूखी हवा उसका सुकून उखेड़ रही थी। जिया तुम मदरसे क्यों नहीं आ रही? तुम्हें पता है तुम्हारे दर्जे की लड़कियां तुमसे कितनी आगे चली गई हैं? अरशाद बाजी, जो इस वाक़े से कुछ बेखबर सी थी, जो जिया के साथ हो चुका था। कई दिन जिया के ना आने पर उन्होंने आखिरकार जिया को मदरसे बुलाया और उससे वजह पूछ ली। जिया हाथ बांधे उनके सामने ठहरी थी। वो अरशाद बाजी, वो जिया को अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि वो उनसे क्या कहे, कैसे कहे। अरशाद बाजी, अरशाद, तुम्हें मुझे बाजी कहने की ज़रूरत नहीं है। अरशाद ने उस एतमाद में लिया और उसे यकीन दिलाया कि वो आज भी उसकी स्कूल फेलो है। जिया एकदम रूहान सी होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं इल्म कर पाऊंगी, मुझे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या मुश्किल है इसमें? अरशाद बाजी को कुछ खबर पहुंची हुई थी, लेकिन वो सब जिया के मुंह से सुनना चाहते थे। मेरा दिल लगभग मर गया है अरशाद, मैं अपना नमाज रोज़ा दुरुस्त कर लूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर जन्नत मांग लूँगी। जिया की आंखें आंसुओं से तर होगी। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों ने इल्म किया हुआ है, जो आलिम बने हुए हैं, क्या उनको जन्नत मिल जाएगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान चाहे जितना भी नेकोकार बन जाए, लेकिन जब तक अल्लाह उस पर अपना फजल नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। एक सहाबी ने हैरत से पूछा, रसूलल्लाह
आप भी तो रसूल सल्लम ने कहा हाँ मैं भी। जिया ने ज़ेर लब दरूद पढ़ा। तो याद रहे एक गुनहगार पर भी अल्लाह ने रहमत कर दी तो वो भी चला जाएगा और 1000 नेकियां हों और अल्लाह की रहमत ना हो तो कोई जन्नत नहीं। अब तुम बताओ असल वजह क्या है? जिया फिर भी खामोश ठहरी रही। जिया जब अल्लाह की राह में इंसान निकलता है, अपने दीन की खोज करता है तो जहाँ फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं वहीं उसके साथ शैतान का भी इजाफा हो जाता है। अमूमन औरत के साथ एक शैतान होता है, मर्दों के साथ 2 और तुम्हें पता है एक आलिम औरत और एक आलिम मर्द के साथ 4 शैतान होते हैं। जिया ने सवाल नज़र अरशाद को देखा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि औरत के साथ 1 शैतान क्यों, मर्द के साथ 2 क्यों और आलिम के साथ 4 क्यों? अरशाद बाजी ने उसे अपने साथ बिठाया। औरत के लिए हमेशा 1 शैतान काफ़ी है। औरत नाक़िस अक्ल है। वो मर्द की जितनी ज़हीन नहीं होती, उसको वरगलाने के लिए 1 शैतान काफ़ी है। मर्द थोड़ा ज़हीन होता है औरत के मुकाबले में, बल्कि ये कहो ज़्यादा ज़हीन होता है। इसलिए तो पैगम्बरी हमेशा मर्दों को ही मिली है। उसको वरगलाने 1 शैतान के बस की बात नहीं होती, इसलिए 2 शैतान ज़रूरी होते हैं। लेकिन शैतान को क्या पता, ये उसके भी बाप होते हैं। अरशाद हँस पड़ी। जिया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और आलिम के साथ इसलिए 4 होते हैं क्योंकि उसके पास अब मखसूस इल्म आ जाता है जो अल्लाह पाक ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए हम तक पहुँचाया। तो शैतान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो सही इल्म किसी तक पहुँचाए, क्योंकि आगे वाले बंदे को तो ये मालूम नहीं होता कि ये बात गलत पहुँचा रहा है या सही पहुँचा रहा है। हमें जब भी कोई मसला होता है, शरई मसला, सुन्नत के अहकाम या किसी अहकाम के मुतालिक किसी भी अहकाम के मुतालिक हम उठकर किसी आलिम के पास चले जाते हैं, बस उस आलिम को सुनते हैं। कभी हमने उससे हदीस नहीं मांगी, कभी हमने उससे कुरान का हवाला नहीं मांगा। बस हमें यकीन होता है कि उसने कुरान और हदीस पढ़ा है तो उसको कही हुई बात 100% सच होगी। ऐसे लोगों के लिए बड़ी हलाकत है। इसी चीज़ों से फितना फसाद पैदा होता है। लोगों ने दीन को प्रोपेगेंडा आलमों के ज़ोर पर ही बनाया हुआ है। ये मुझे कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैं खुद एक आलिमा हूँ, लेकिन सारे उलमा को मैं नहीं कह रही। अरशाद बाजी ने एक ठंडी आह भरी। अब तुम्हारे इर्द-गिर्द के शैतान ने भी तुम्हारे ज़हन और दिल में ये वसवसा डाल दिया है कि तुम इस दीन के लिए नहीं हो, इस इल्म के लिए नहीं हो। तुम्हें पता है तुम बहुत ख़ास हो जिया। तुम्हारे शैतानों ने कुछ तो तुम में देखा है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मुसीबतें हमेशा उन पर आई हैं, तकलीफ़ें हमेशा उन पर आई हैं जो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे होते हैं। शैतान को जीतने मत दो। जम के कदम रखो और हक़ और बातिल के मुँह पर दे मारो। जिया के दिल से जैसे शैतान उतर गया। उसके हाथ में किताबें नहीं थीं, लेकिन वो सीधी अपनी क्लास में चली गई, जिससे बाकी बाजियों के चेहरे बिगड़ गए। गोल टेबल के इर्द गिर्द कुर्सियां लगाए हमजा, खुरम, फदक और श्री बैठे थे। न जाने जेके कहाँ थे, न जाने आलिया और न जाने एर्थी। फदक ने स्ट्रॉ नकाब के नीचे अपने होंठों में दबाई हुई थी और कतरा कतरा करके अपना ऑरेंज जूस पी रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुरम और हमजा पर थी, जो एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे को ही मैसेज कर रहे थे और जिनके सामने बड़ा लंच बिल्कुल ठंडा हो चुका था। कभी खुरम की मोबाइल पर क्लिंग की आवाज़ आती तो कभी हमजा को। ये तो पूरा पूरा पता था कि ये एक दूसरे को ही मैसेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो उनके सामने नहीं कर सकते? ये सब तमाशा देखकर फदक भी उकता गई। क्या मैं और श्री यहाँ से चले जाएं? फदक ने जूस का गिलास जोर से टेबल के ऊपर पटका, जिससे दोनों लम्हे भर को चौंके। क्यों खैरियत? एर्थी ने मैसेज किया है क्या? हमजा ने हैरत से पूछा। मुझे कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन तुम दोनों 2 फुट के फासले पर एक दूसरे को कौन से मैसेजेस कर रहे हो? आधा घंटा हो गया है, मैं यही तमाशा देख रही हूँ। फदक ने दोनों को घूर के देखा। दोनों लम्हे भर को घबरा गए। श्री ने भी दोनों को घूरा। ऐसी क्या प्राइवेट बात है? न जाने क्यों, लेकिन खुरम को श्री का हल्का से बोलना पसंद नहीं था। खुरम के कान हमेशा श्री की आवाज़ से दुखते थे। एक इन्वेस्टिगेटर थोड़ी थी, एक तुम आ गई। हम एक दूसरे को मैसेज नहीं करे, वहम हो गया है। फदक को तुम लोग जाओ, देख कर आओ एर्थी और आलिया कहाँ हैं। खुरम ने बात संभाली। हाँ हाँ, हम ही बुलाने जाएंगे। उंगलियां जुदात करनी लगी होंगी तुम दोनों की। फदक ने तंजिया लहजे से कहा और वहां से उठ गए। इससे पहले कि वहां से जाती एर्थी और आलिया उनकी तरफ आई। दूसरी तरफ जेके भी उसके पास पहुंच आई। एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आई हैं, आलिया ने कुर्सी खींचते हुए कहा। सब ने उसे अजीब नजरों से देखा। यही एर्थी बोली, हमारे सीनियर्स के साथ हमारा कॉम्पिटिशन रखा जा रहा है। कैसा कॉम्पिटिशन? हमजा ने ताजुब से पूछा। ऐसा कंपटीशन जो बिजनेसमैन और वुमेन के स्टेप्स होते हैं एक बेहतरीन बिजनेस वर्कर बनने के लिए, वो हम में है कि नहीं, ये हमारी ब्रेन और फिजिकल प्रैक्टिस होगी। एर्थी की बात सुनकर फदक की आंखें चमक उठी। कितना मज़ा आएगा। ब्रेन की तो समझ आ गई, लेकिन फिजिकल? फदक को
अचानक फिजिकल लफ्ज़ याद आए। यहाँ हर कॉम्पिटिशन को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट सीखने के साथ एंजॉय भी कर सकें और अपने पॉइंट की बात बताए। इस कॉम्पिटिशन में मास्टर्स टू एमफिल लेवल स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। पहला स्टेप टेस्ट होगा, उस टेस्ट को पास करने के बाद ही फिजिकल स्टेज शुरू हो जाएगी, जिसके लिए दिमाग का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी होगा। आलिया खुर्रम का लंच कुल लंच अपनी तरफ करके खाने लगे, जिससे खुर्रम कभी आलिया को देखते तो कभी अपने लंच को। एंड फी, तुम्हारी आंखों में ये चमक क्यों है? पहले टेस्ट देने में ही तुम्हारी जान निकल जाएगी। ये हार्वर्ड है, कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है जो कोई भी आकर आसानी से टेस्ट पास कर लेगा। जेके की बात सुनकर फदक का कॉन्फिडेंट और एक्साइटमेंट झाग की तरह बैठ गई। एर्थी ने फदक के हाथ पर हाथ रखा। डोंट वरी, तुम कर लोगे। फदक ने उसका जवाब हूँ में दिया, लेकिन जेके की बात गलत नहीं थी, लेकिन जेके की बात को वो गलत कर सकती थी। वो सारी अपनी क्लासेस की तरफ जा रही थी, लेकिन खुर्रम और हमजा ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। किसी और ने देखा या ना देखा हो, लेकिन फदक ने एक दफ़ा पलटकर उन्हें ज़रूर देखा था, जो इतनी उजलत में जा रहे थे जैसे उनकी कोई चीज़ छूट गई हो। न जाने क्या थे ये दोनों। खुर्रम, फदक एक होशियार लड़की है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इससे। हमजा, हाँ, बिना ट्रेन की गई एजेंट। खुर्रम, सुना था ना इसके हंटर्स के किसे। क्या चीज़ है यार, पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें दस्तयाब हैं, यकीन नहीं होता। हमजा, चीज़ नहीं मोहम्मद फदक है। ऐत यार किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। कूल। खुर्रम, फदक सोचती नज़रों सुनने ना जाने कब तक देखती रही। उस्मान ने अपने खर्चे की रसीद मोबाइल के अंदर बना रखी थी। वो मोबाइल पर नज़रें जमाए अपने बाप को सारी तफसील बता रहा था। हॉस्टल की फ़ीस, एग्ज़ाम की फ़ीस, उसके अपने खर्चे। अली नवाज़ चुपचाप उसके खर्चात सुनता रहा। अबू, टोटल हो गए 70,000 रुपये। उस्मान ने खर्चे का टोटल बताया। क्यों, मैं तुम्हें खर्चा क्यों दूँ? खर्चे के वक्त मैं तुम लोगों का बाप बन जाता हूँ, और जब मेरी बात का इनकार करते हो तब मैं क्या होता हूँ? जाओ अपनी उस बहन से मांग लो जिसकी हिमायत के लिए तुम खड़े हो गए। उस्मान कुछ देर के लिए खामोश हो गया। हल्के से गुस्से की वजह से उसके माथे पर लकीरें आ गईं। जिया के मामले को मेरे खर्चे के मामले के साथ ना जोड़ें। मेरे बस निकल जाएगी, मुझे देर हो रही है, आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दें। उस्मान ने अपना गुस्सा ज़ब्त किया हुआ था। ख्याल उसे एक ही था, अपने भतीजे ज़ुनैर पर तो लाखों उड़ाता है और इससे पूछता तक नहीं। क्यों ना जोड़ूँ? जाओ ना उसी बहन से माँग लो। नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे, या फिर जाओ अपनी बहन को ज़ुनैर के लिए मना लो, फिर जितने चाहे मुझसे ले जाओ पैसे। अली नवाज़ ने काफ़ी ढिठाई की। उस्मान ने गुस्से से मुट्ठियाँ बंद कर लीं। 70,000 के लिए मैं अपनी बहन की ज़िंदगी का सौदा कर दूँ? आपके साथ? आपका दिमाग ख़राब है? मेरा नहीं। ना दे मुझे पैसे, मैं मुहताज अल्लाह का हूँ, आपका नहीं। फिर जाओ, नमाज़ पर बैठ जाओ। अपनी बहन को भी साथ बिठाओ, अपनी माँ को भी साथ बिठाओ। आसमान से पैसे गिरे तो 1000 दो, मुझे भी दे देना। उस्मान अगर थोड़ी देर और ठहरता तो गुस्से में अपने बाप को कुछ न कुछ ज़रूर कह देता। वो तेज़-तेज़ कदम चलता अपने कमरे में आया और सर हाथों में देकर बैठ गया। जे के कॉलेज वापस आने के बाद नजमा ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। तुम्हारे अब्बू चले गए हैं और इस दफ़ा मुझे भी कोई खर्चा नहीं दिया है। जाने उनके दिमाग को क्या हो गया है। गुलवाश तो पैदाइशी चुड़ैल है, काला जादू कर रही है। जब भी अपनी माँ के घर जाती है यही काम होते हैं उसके। नजमा परेशानी से अपने हाथ मल रही थी। वो क्या काला जादू करेंगी, वो तो खुद चलता फिरता काला जादू है। असल जिन तो जुनैर है, हमेशा अपनी मीठी बातों से और चालाकियों से अब्बू को फंसा लेता है। पता नहीं क्यों आ जाते हैं अब्बू उसकी बातों में। जय के पास तकरीबन कोई 50,000 पड़े थे, उसने वो पैसे उस्मान को दे दिए। तू मेरी फ़िक्र ना करो, मैं मर्द हूँ, मैं कमा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। जिया ने नम आँखों से आसमान को देखा। फदक सही कहती थी, भाई बड़े हों या छोटे, भाई भाई होते हैं। तुम्हारी फदक ने कभी गलत बात की है? नजमा मुस्कुरा कर बोले। वो सब एक साथ थे, मुश्किल वक्त था, लेकिन सबके साथ होने से सबको हिम्मत मिलती थी, खुशी मिलती थी, इत्मीनान मिलता था। न जाने ये इत्मीनान अली नवाज को कब मिलेगा। फदक मायूसी से अपनी क्लास की तरफ चली आ रही थी। आलिया और श्री का पता नहीं दोनों कहाँ गए, लेकिन एर्थी सिलेबस लेने गई हुई थी। हमजा और खुर्रम के लिए हर दिन एक परेशानी का दिन था। उन्हें हर दूसरे हफ्ते यूट्यूब पर वीडियो डालनी होती थी। फदक की मायूसी की वजह उन सब की दूरी नहीं, बल्कि सुबह सुबह नाश्ते के साथ मिलने वाले जेके की सड़ी हुई बातें होती थी। अब भी वो उसके साथ बैठकर खा लेती थी, लेकिन उसका एक एक नवाला जहर बना देती थी। वो उसके साथ वक्त गुजारती थी, लेकिन बात बात पर उसको ताने देना नहीं बोलती थी। फदक यही सोचती आ रही थी कि शायद जेके उसे दोस्त रखना ही नहीं चाहती, लेकिन क्यों नहीं रखना चाहती? वो बाकी सबकी तो दोस्त है, मेरी क्यों नहीं? उसे आगे पीछे दाएं बाएं का कोई होश नहीं था। उसे होश में लाने वाला हार्वर्ड में एक ही शख्स था, जैक नैन्सी, जो आज भी बाल को टिप टिप करता उसके मत्थे आ लगा। फदक की मायूसी को गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदलते हुए देर नहीं लगी। जैक नैन्सी अपना शैतानी हथियार लेकर फिर फदक का रास्ता रोके ठहरा था। फदक मुड़कर दूसरी तरफ गई, वो फिर सामने आके ठहर गया। उसने फिर बदला, वो फिर मत्थे आ लगा। क्या है? थैंक्स कहना है? फदक ने सीने पर हाथ बांधे। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। उसकी बात सुनकर फदक की आंखों में सख्ती आ गई।
तो फिर किस खुशी में मेंढक की तरह उछल उछल के मेरे सामने आ रहे हो? फदक की बात का असर लिए बगैर वो बाल को टिप टिप करता आगे बढ़ा, जिसे फदक को अपने कदम पीछे लेकर जाने पड़े। तुमने उस दिन कहा था मैं जहन्नम में जलूं, मुझ पर अजाब आए। एट ऑल नो। फदक ने गिरने के डर से हल्का सा पीछे देखा। सो मिस फी। फदक बात अनसुनी की गई। जहन्नम कहाँ है जिसमें मैं जलूंगा? उसकी बात सुनकर फदक एकदम खामोश हो गई। जहन्नम कहाँ है? फी दोबारा पूछा। फदक का कुछ देर के लिए दिमाग माफ हो चुका था। उसको ऐसे सवालात की तवक्का नहीं थी, और जैक से तो बिल्कुल नहीं। वेयर इज हेल? चारों कदम रुक चुके थे। बाल जैक की उंगली पर घूम रही थी। फदक ने न जाने क्यों डरते डरते उंगली जमीन की तरफ की। जैक ने उसकी जमीन पर झुकी उंगली देखी। उसकी आंखों में हकारत सी थी। पर जमीन को तो फना है, यानी जहन्नम खत्म हो जाएगी, मतलब मैं बच गया। वो साथ हल्का सांस पड़ा। फदक ने फिर उससे बचने के लिए फिर रास्ता बदला। तुम तो जन्नत में जाओगी, तो एड्रेस पता है? जन्नत का? वो बाल उछालते फिर सामने ठहर गए, लेकिन फासला वो हमेशा रखता था। फदक फिर थोड़ी घबराई और अपनी उंगली आसमान की तरफ की। जैक ने आसमान की तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे कोई चीज तलाश कर रहा हो। आसमान पे? पर आसमान को तो फना है, और ये मैं नहीं, तुम्हारा दिन कहता है। तो इसका मतलब तुम भी जन्नत से फारिग? उसकी शैतानी मुस्कुराहट फिर चेहरे पर आई। फदक ने कई लीटर गुस्सा पिया हुआ था। ओके रिलैक्स, इजी सवाल करता हूँ, अल्लाह कहाँ है? न जाने क्यों फदक की आंखें फिर भज गई। वेयर इज अल्लाह? फी। फदक ने फिर उंगली ऊपर की। आसमान पर। जैक ने बाल एक हाथ पे उछाले। फदक ने घबरा के उंगली नीचे की। जमीन पर। बाल फिर दूसरी तरह हाथ पर उछाले गए। फदक ने उंगली दाएं बाएं करने की कोशिश की। राइट साइड पर। ओ लेफ्ट पे। फदक का दिमाग चकरा गया। उसने जल्दी से रास्ता बदला और फरार ली। जैक फिर पीछे से चिल्लाया, जब पता ही नहीं जिसे तुम मानती हो वो कहाँ है, तो खुद को ख्वार क्यों किया हुआ है? निकल आओ इस जहालत से, जाहिल लड़की। फदक के पांव वहीं जम गए। उसकी आंखों में एकदम गुस्सा उतर आया। जन्नत सातों आसमानों से ऊपर, सातों आसमानों से जुदा है। जहन्नम सातों जमीनों से नीचे, सातों जमीनों से जुदा है। और अल्लाह पाक वहाँ है जहाँ जहाँ तुम्हारी सोच जाती है। उसका आसमानों के ऊपर अर्श है, जो ना कभी तुम्हारी आंख या मेरी आंख ने देखा, ना सुना और ना कभी सोचा। जो चीज़ जहाँ है सो है, पर तुम जरूर जहन्नम में हो। और इंशाल्लाह जन्नत में जाते वक्त तुम्हें टाटा जरूर करूंगी और कहूंगी, मिल गया एड्रेस, पहुंच गए अपनी असली जगह। जैक की जबान को बिल्कुल ताला लग गया। आसपास के सारे लोग दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। जैक ने एक तंजिया मुस्कुरा फदक की तरफ उछाली। नॉनसेंस। मासी किचन में ठहरकर कश्ती के गाने गा रही थी। हमेशा से फिरदौस अपने तख्त पर विराजमान थी। मासी क्या बना रही है? अस्मारा ने मुस्कुराकर मासी से पूछा। अरे अस्मारा बेबी, आप इस हालत में क्यों आ गए? आराम करें, मैं बना लूंगी। मासी जल्दी जल्दी तसल्ली से चम्मच चलाने लगी। अरे मासी, मेरी अम्मी कहा करती है इन अयाम में ज्यादा काम करने चाहिए, आगे मुश्किल नहीं होगी। अस्मारा आगे बढ़कर चम्मच चलाने लगी। फिर माँ तुम्हारी तुम्हें कोठे में मिलने आई थी। ठक से अखरोट टूटने की आवाज आई। अस्मारा के दिल को फिरदौस हर रोज किसी तोड़े से तोड़ती थी। हमेशा की तरह उसकी आंखें भर आईं और हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। उस हवेली में सिर्फ मासी ही उसकी दोस्त थी। तभी गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई। लो जी आ गए करण अर्जुन। फिरदौस ने अखरोट चबाकर बोला। हमीद और इलियास चौधरी बातें करते अंदर आए। सारे मुलाजिम खड़े हो गए। वो अभी भी बातों में मसरूफ थे। तभी उनकी नज़र किचन में ठहरे अस्मारा पर पड़े। हमीद उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जबकि इलियास ने एक नज़र अस्मारा पर दौड़ाई और एक नज़र फिरदौस पर। घर की औरतें तख्त तोड़ने के लिए होती हैं, जब देखो जानवरों की तरह कुछ न कुछ चबाती रहती हो। फिरदौस के ऊपर जैसे जिल्लत का पहाड़ टूटा हो। एक एक करके वहां से नौकर जाने लगे। हमीद ने इलियास का कंधा पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, काफी बुरी बात बोली तुमने, माफी मांगो। हमीद की बात सुनकर इलियास ने नजर झुकाई। फिरदौस का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंचा हुआ था। बात जानवर तक आ गई थी। अब तो चुप रहे, आप तो चुप रहे हाजी साहब, सब आपकी वजह से हुआ है। ना ये तवाइफ आती, ना मेरे शोहर पर डोरे डालती, ना मुझसे ये भजन होता। किचन में ठहरा समारा के हाथ से चम्मच नीचे गिर गई। हमीद ने गुस्सा जब्त किया। सामने कोई मर्द होता तो यकीनन उसका मुंह टूट चुका होता। यहीं थप्पड़ की आवाज पूरी हवेली ने सुनी। अस्मारा ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया और इलियास ने फिरदौस को रख कर दी थी। बदजन मैं तुमसे अस्मारा से पहले था। थक चुका हूँ मैं तुमसे। औरत की खूबसूरती इसकी इज्जत नहीं बनाती, उसका किरदार बनाते, जिसे अस्मारा को बनाया है। फिरदौस गाल पर हाथ रखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। ये कहकर इलियास चला गया। हमीद ने भी अस्मारा को अंदर आने का कहा। वहां कोई अकेली थी तो फिर फिरदौस, उसके शोहर के दिल में उससे ज्यादा तवाइफ की इज्जत थी। वो खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। वो खानदानी थी, वो साहिब औलाद थी। वो तख्त तोड़ती थी क्योंकि वो तख्त तोड़ने की हकदार थी। या अस्मारा किसी नाग की तरह उसकी सल्तनत खा रही थी। अब नेवला बनने की बारी फिरदौस की थी। क्लास में पहले से ही सारे मौजूद थे। ऐथे, आलिया, हमजा, खुरम सब भी बैठे थे। फदक की क्लास में इंटर होते ही जैक फिर से उस पर नाजिल हो गया। फदक एकदम जिद चौकी, जितनी तुम्हारी
फारिग शक्ल है, उससे कहीं ज़्यादा फारिग हो तुम। फदक इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि पूरी क्लास में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। क्या कहा तुमने? मैं आग में जलूँगा, तुम जन्नत में जाओगी, तुम मुझे टाटा करके जाओगी। क्या बकवास की तुमने? मुझे ये बताओ कि तुम मुसलमान कैसे हो? बोलो, बोलो। जहाँ फदक पागल होते जैक नैन्सी को हैरत से देख रही थी, वहीं बाकी सब भी अजीब नज़रों से जैक को देख रहे थे। तुम्हें पता है तुम मुसलमान क्यों हो? क्योंकि तुम मुस्लिम घर में पैदा हुई हो। तो तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। आई बात समझ? मैं और हम सब, शेख ने पीछे बैठे सारे नॉन मुस्लिम की तरफ इशारा किया। हम सब इसलिए दीन धर्म को नहीं मानते क्योंकि हम सब ऐसे घरों में पैदा नहीं हुए। तुम्हारे पास मरने तक का वक्त है। मुझे सोच के बताओ कि अगर तुम दीन धर्म वाले घर में पैदा ना होती तो तुम क्या होती? जैक ने जोर से बाल दीवार पर दे मारी और क्लास से बाहर चला गया। फदक और पूरी क्लास सन्नाटे में रह गई। तो आज की एपिसोड काफ़ी है। एक तो तूतीबाजी मेरा सर खा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, वरना मेरा तो सर खा गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप लोग कमेंट लाज़मी किया करें, लाइक कर दिया करें। आप लोगों को कमेंट आते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को नावल बहुत ज़बरदस्त है, ये आप भी जानते हैं। अगली एपिसोड तभी आएगी जब आप लोगों को मैं देखूँगी कि आप लोगों को इंतज़ार है। तो लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी फीडबैक दिया करें। थैंक यू सो मच। और नावल साहिबान, राइटर साहिबा ने ये भी अनाउंस किया है कि जो नावल पढ़ने के बाद अच्छा सा फीडबैक देगा, जो शुरू में ही अच्छा सा फीडबैक देगा, या चलो ठीक है किसी राइटर में बुराइयाँ भी होती हैं, ये उनका पहला नावल है, उसका फीडबैक देगा मतलब उनकी तो वो उनके कमेंट को शायद प्रिंट करवा लें और लोगों को दिखाएँ या फिर सोशल मीडिया पर उनके नाम के साथ उस कमेंट को चलाएँ। तो कमेंट करना, फीडबैक देना कभी ना भूलिएगा। हो सकता है कि आपका फीडबैक राइटर साहिबा की स्टोरी की ज़ीनत बने। इंस्टाग्राम पर उन्हें ज़रूर फॉलो करें, टिकटॉक पर भी, और यूट्यूब को तो लाज़मी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।